तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका मास कितना है, मतलब उसकी कमियत कितनी है, वो कितने किलोग्राम्स की है। आज की इस वीडियो के अंदर जो तरीकेकार मैं आपको बताने वाला हूं, उस तरीकेकार से आप एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे आप आखिर में कैलकुलेट कर पाएंगे मास ऑफ अर्थ। सो मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलास्फेस एकेडमी। आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो बिल्कुल पहले उसको जाके देखो, क्योंकि आज जो हम लोग मास ऑफ अर्थ को ड्राइव करने वाले हैं उसके लिए हम यूज करने वाले हैं हमारे उसी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को। तो पहले एक काम करते हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। ठीक है ना। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए जो इससे पिछला वाला लेक्चर है उसे जाकर देखो, ताकि जो है वो पूरी डेरिवेशन समझ में आए। लेकिन इस वीडियो के लिए एटलीस्ट मैं फार्मूला आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा है कि यहाँ पे अगर दो बॉडीज होती हैं, लेट से एक बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, और दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है स्मॉल आर के। ठीक है ना। तो अगर दो बॉडीज हैं, मासेज m1 m2 होते हैं और डिस्टेंस होता है उनके सेंटर्स के दरमियान का आर, तो यकीनन ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम इस फॉर्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, कि F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जबकि जो m1 है वो पहली बॉडी का मास है, m2 जो है वो दूसरी बॉडी का मास है, और r आप याद रखिएगा दोनों बॉडीज के दरमियान जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस है r, तो उसका स्क्वायर लिया जाता है। और फिर ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कैपिटल जी, और कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो कि एक्चुअली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यही वो वैल्यू है जो कि इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को बिटवीन बॉडीज बहुत ज्यादा कम वैल्यू का करती है, कम मैग्नीट्यूड का कर देती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर मास ऑफ अर्थ, एंड देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं अर्थ को। ठीक है, ये आ गई हमारे पास अर्थ, और अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास है बराबर me के। सपोज कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ, तो कैपिटल M लिख के सबस्क्रिप्ट के अंदर E लिख देंगे, ये बन जाएगा मास ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर कंसिडर कर लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। रेडियस किसे कहते हैं? बेसिकली रेडियस जो होता है वो होता है जैसे अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल से सेंटर से लेकर हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना सर्किल के। ठीक है ना, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सर्किल देखो, अगर फॉर एग्जांपल सर्किल है तो ये जो सर्कल का सेंटर होता है उससे हर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना सर्किल के सारे पॉइंट्स का, इसको हम रेडियस कहते हैं। मतलब ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा, और जाहिर सी बात है ये तमाम डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस, ये आ गई सरफेस और ये आ गया अर्थ का सेंटर, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ को हम शो कर देंगे आर ई से। यानी हमारे पास हमने अर्थ को सपोज करा और अर्थ के मास को सपोज करा me के बराबर, और अर्थ का जो रेडियस था यानी कि अर्थ के सेंटर से अगर हम सरफेस तक चले जाए, अर्थ के बिल्कुल जो दरमियाना पार्ट है वहां से लेकर अर्थ की सरफेस तक आए जहां पर हम रहते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कहलाता है आर ई, जिसका मतलब बनेगा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी है, एक कोई सी बॉडी हो सकती है जो कि रखी हुई है अर्थ की सरफेस के ऊपर, और अर्थ की सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी का मास सपोज कर लेते हैं बराबर m के। तो ये आ गई हमारी मास ऑफ अर्थ आ गया। ये आ गया हमारा इस ऑब्जेक्ट का मास जो कि m है। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई चेयर हो सकती है, डेस्क हो सकती है, हम खुद हो सकते हैं जो कि हम अर्थ की सरफेस पर हैं। तो इसका मास बस हमने सपोज कर लिया कि m के बराबर है, और ये फर्क नहीं पड़ेगा हम बहुत भारी बॉडी सपोज करें, बहुत लाइटर बॉडी सपोज करें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे तो इस मास का इतना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना। तो तीनों सपोजिशन आ गई, मास ऑफ अर्थ आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, और आ गया हमारे पास मास ऑफ बॉडी जो बराबर है स्मॉल m के। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? अब अप्लाई कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो सारी कंसिडरेशन है ये मैंने लिख भी दी है यहाँ पर, ताकि आप लोग नोट कर लो, नोट्स बना लो अपने हाथ से ही। कंसिडर बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेट द मास ऑफ अर्थ इज me एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज re। अच्छा, निग्लेक्ट करना है रेडियस ऑफ बॉडी। जाहिर सी बात है, जो भी बॉडी हम सपोज कर रहे हैं, अर्थ के जो गहराई है, जो अर्थ का रेडियस है, उससे अगर कंपेयर करें तो ये जो डिस्टेंस है
जो कि इस ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा जो कि हमने ऊपर सपोज करा है, तो ना होने के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई बॉडी सपोज कर रहे हैं हमारी दुनिया के ऊपर, तो कितनी बड़ी बॉडी सपोज करेंगे, कितनी बड़ी बॉडी सपोज कर सकते हैं हम? सपोज कर सकते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, चलो 1 किलोमीटर बड़ी बॉडी सपोज कर लेंगे, 1 किलोमीटर बहुत होता है। और अगर आप अर्थ को कंपेयर करें तो अर्थ का जो रेडियस है वो तो तकरीबन 6000 किलोमीटर है। तो कहाँ 6000, कहाँ 1000, इस वजह से ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। यानी कि आप समझ जाइए कि दोनों बॉडीज के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस दरअसल आर ई के ही बराबर होगा। तो क्या था फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? वो होता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है अभी जो मैंने आपको बताया था? तो अब m1 m2 नहीं है, एक बॉडी का मास me है, एक बॉडी का मास m है। इनमें किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो हमने स्मॉल m को पहले लिखा, फिर me को लिखा, और अपॉन में आता है आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर होता है दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान का फासला। तो जाहिर सी बात है इस बॉडी का रेडियस तो ना होने के बराबर है, तो दोनों बॉडीज के सेंटर के दरमियान का फासला ऑलमोस्ट आर ई हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे आर ई का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करा इस कंडीशन में, तो जी एम ई एम और आर ई का स्क्वायर आ गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट एक बात आप को पता ही है, एज वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की होती है किसी बॉडी के ऊपर, वो एक्चुअली वेट के बराबर होती है। यानी कि जो फोर्स अर्थ अप्लाई करती है किसी बॉडी के ऊपर, वो दरअसल बराबर होता है उस बॉडी के अपने वेट के। तो यानी कि जो फोर्स है वो वेट के बराबर होगी। जो फोर्स यहाँ पे लिखी हुई है वो किसके बराबर हो सकती है? वो वेट के बराबर हो सकती है। तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू, और W आपको पता है mg के बराबर होता है। ये हमने सपोज कर ली हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और अब देखो तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। तो कंपैरिजन से पता चलेगा कि दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर लिख दी, W इज इक्वल टू जी एम एम ई आर ई स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर लिख दिया, यानी कि हमने इसको इसके बराबर लिख दिया है, W के बराबर। तो W इज इक्वल टू जी एम एम ई आर ई का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, वेट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, W किसके बराबर होता है? W बराबर होता है mg के, जो कि हमें मालूम है। तो इस mg की वैल्यू को यहाँ पे W की जगह पे रख देंगे, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा mg इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, कैपिटल G है, m है, me है, और आर ई का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखो इस m से ये m हो गया कैंसिल, तो इस m से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। याद रखो मैंने बोला था ना भाई, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हो सकता है कोई एक शख्स हल्की बॉडी सपोज करे, एक कोई शख्स मैसिव बॉडी सपोज करे, तो जो ही बॉडी सपोज करोगे वही मास आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जब वही मास आप यहाँ पे लिखोगे तो दोनों मास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वैल्यू ऑफ जी। ये जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, और वो क्या होता है? कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज करेंगे। बट फिलहाल हमारा काम ये था कि हमें मास ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मास ऑफ अर्थ के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? रीअरेंज करो, कैपिटल जी मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा और आर ई स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो पहले स्टेप में आर ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई में भेजा स्मॉल जी के साथ। ठीक है, ये आ गया जी इंटू आर ई स्क्वायर, और फिर कैपिटल जी इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एम ई अपने आप अलग हो जाएगा। तो एम ई बनेगा स्मॉल जी इंटू आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। तो अगर आपको पेपर में कहा जाए कि सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए मास ऑफ अर्थ का, तो मास ऑफ अर्थ का एक्सप्रेशन तो आ गया है, बट ज्यादातर जो है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए भी कहा जाता है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है उसे देखना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के मुताबिक जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या उसे हमने 10 के बराबर भी सपोज किया है। और रेडियस ऑफ अर्थ, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि अर्थ का रेडियस है 6.38 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, या राउंड ऑफ करके आप भी देख सकते हो, कहीं पे लिखा हो 6.4 भी लिख सकते हैं इसको। और कैपिटल जी तो ऑलरेडी हम जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 x-11। तो ये जो वैल्यूज हैं, अभी जो इक्वेशन आई थी हमारे पास पिछली वाली, ये वाली, इसके अंदर पुट करेंगे स्मॉल जी की जगह आर ई स्क्वायर की जगह और कैपिटल जी की जगह, तो ये बनेगा 9.8 जी की जगह आ गया, और आर ई का स्क्वायर लिखा हुआ था, भूलना नहीं है, स्क्वायर करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे कैपिटल जी से। तो ये वैल्यू आप लोग रखोगे अपने कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अंदर, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। और सिंपल कैलकुलेटर से लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मैं एक बात आपको बताऊं
पेपर में आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ हमेशा एक कांस्टेंट आंसर आता है, तो आप वैल्यूज लिखने के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में अलाउ नहीं होता ना, अदरवाइज तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर अभी वैल्यूज पुट करो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। और बहरहाल आंसर होगा वो 6 एक्सपोनेंट 24। वैसे जो आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 5.9 समथिंग, हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 6 के बराबर, और 10 raised to the power 24 किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मास ऑफ अर्थ। और आपको पता है ये जो 24 है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बनेगा कि 6 के आगे 24 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है ना। 6 के आगे अगर हम 24 जीरो लगा दें तो एक्चुअली वो बन जाता है हमारा मास ऑफ अर्थ। तो ये बहुत ह्यूज वैल्यू है। और आप ये बात याद रखेंगे और समझ भी गए होंगे, बल्कि इसको हमने ऑब्जर्व नहीं करा है, इसको हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, बल्कि हमने इसको कैलकुलेट करा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ना सिर्फ मास ऑफ अर्थ बल्कि डिफरेंट बॉडीज के मासेस फाइंड कर सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं उनके मासेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक फायदा भी आपने देखा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, सिर्फ एक। और वैसे तो और भी एप्लीकेशंस हैं जो इंशाल्लाह आप लोग हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट। आई होप आपको जो मास ऑफ अर्थ है उसकी जो डेरिवेशन है समझ में आ गई होगी, और अंदाजा हो गया होगा कि हमारी अर्थ जो है वो कितनी मैसिव है। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।